जिसमें बार-बार बताया गया कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, ये सिर्फ सहानुभूति के लिए कभी अपने आप को चाय वाले का बेटा कहते हैं, कभी अपने आप को बंजारों का बेटा कहते हैं, लेकिन जमीन पे कोई काम नहीं हुआ। ने किया था जब एक समय पे ऐसा लग रहा था कि धारा 370 भारत को अपाहिज करके ही मानेगा। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण हमने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे आराध्य श्री राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप कर्नाटक से इस समय देखा जाए तो बीजेपी हार चुकी है कल की घटना में। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस कारण शिकस्त खाई बीजेपी? अब जमीन पे हो सके कुछ मुद्दा ऐसे हैं जो बनाए वादा किए हैं जिनकी वो शायद लोगों के नज़र में खरी नहीं उतर पाई, तो इसीलिए मैं भी लोगों को पसंद नहीं आ पाया बीजेपी। तो यूपी में बीजेपी का काफी नगर निगम के चुनाव में समर्थन मिला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी में तो बीजेपी का ज़बरदस्त पकड़ है और लोगों को अच्छा योगी सरकार ने काम करके दिया है, इसीलिए लोगों की पसंद आ रही है बीजेपी। अच्छा, कर्नाटक से बीजेपी हार चुकी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अ, कर्नाटक में कांग्रेस ने पहली बार बीजेपी को अपने पिच पे खेलने के लिए मजबूर किया। राष्ट्रीय राजनीति से इतर देखा जाए तो कर्नाटक विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर लड़ना शुरू किया। बीजेपी की हार की 4-5 मुख्य वजह हैं। पहला, लिंगायत समुदाय के वोट बैंक का बीजेपी से खिसकना। बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के। सरकार बनने के बाद बीएस येदियुरप्पा को उम्र का हवाला देके हटा दिया गया। इससे कहीं ना कहीं 16% आबादी जो लिंगायत समुदाय का है, जो बीजेपी के साथ काफ़ी समय से इंटैक्ट था, वो उसमें सेंधमारी हुई है। इसके अलावा बीजेपी जो सेंटर में खुद को भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बताती है, लेकिन कर्नाटक में कर्नाटक एसोसिएशन ने, कर्नाटक के काम करने वाले लोगों ने और जनता ने आरोप लगाया कि 40% किसी भी सरकारी कार्य पे कमीशन लिया जाता है। उसके लेकर सितंबर 2022 में कांग्रेस की तरफ से पे सीएम कैंपेन भी चलाया गया। उस पे सीएम में कैंपेन में एक क्यूआर कोड के माध्यम से जब आप उसको स्कैन करते थे तो बोम्मई जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनका फोटो सामने आता था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे भी विफल रही। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम करने का भी काफ़ी काम किया। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से कुछ दिन पहले अपनी एक कर्नाटक के रैली में कहा कि बजरंगबली के नाम लेके जो है वोट डाल दो, लेकिन इस बार जो है बजरंगबली का गदा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उल्टा पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वोकालिका समुदाय, 7% हिस्सेदारी है वोकालिका समुदाय की कर्नाटक में। इसके बहुत बड़े नेता है सिद्धारमैया जी, कांग्रेस से आते हैं। पूरा का पूरा 7% वोट बैंक जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया, लिंगायत समुदाय का 16% वोट बैंक जो बीजेपी का बीजेपी के साथ इंटैक्ट होता था, उसमें से काफ़ी हिस्सा जो है कांग्रेस के पास गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 4% मुसलमानों के आरक्षण का विरोध किया कर्नाटक में। वो चीज़ भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा और कांग्रेस ने 4% जो मुस्लिम आरक्षण है उसका समर्थन किया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 12% आबादी कर्नाटक में मुसलमानों की है, जिसका एक बहुत बड़ा धर्रा जेडीएस को जाता था। जेडीएस का वोट बैंक 18% से सिकुड़ के 13% पे आ गया और 5% वोट बैंक की जो है कटौती जो जेडीएस के खाते में हुई, वो सीधा कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ। यानी कि कांग्रेस 43% वोट बैंक के साथ सेंधमारी करके बीजेपी के खाते में और जेडीएस के खाते में नंबर 1 पार्टी बनाई और 135 सीट लाके कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया। इसके अलावा एक मुद्दा जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में सर्वोपरि था या वहाँ की जनता के दिल के सबके साथ था, वो था कि नंदिनी वर्सेज अमूल। आप जानते हैं अमूल का दूध आपके गुजरात में या फिर हिमाचल में और जगहों पे बिकता है, लेकिन कर्नाटक में जो है नंदिनी जो दुग्ध उत्पादन है उसका दूध बिक। जैसे ही अमूल ने कर्नाटक बेंगलुरु में अपने प्लांट और सेटअप लगाने की कोशिश की, उसी तरीके से स्थानीय नेताओं के साथ कांग्रेस एकदम वोकल हो गई इस मुद्दे को लेकर कि हमारे उत्पाद को दबाने के लिए गुजराती उत्पाद को लाया जा रहा है। यह मुद्दा लोगों को काफ़ी इंटैक्ट किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि कांग्रेस के लोग मुझे गाली देते हैं, 91 बार गाली दिया है। इसको लेके भी कांग्रेस काफ़ी मुखर हो गई और उन्होंने क्राई पीएम करके एक अभियान चलाया, जिसमें बार बार बताया गया कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ये
सिर्फ सहानुभूति के लिए कभी अपने आप को चाय वाले का बेटा कहते हैं, कभी अपने आप को बंजारों का बेटा कहते हैं, लेकिन जमीन पे कोई काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी वजह बीजेपी जो है अपने नेताओं को एक साथ रख नहीं सकी। बीजेपी के बी एस येदियुरप्पा के कंधों में जिम्मेवारी दे दी गई। लिंगायत समुदाय ऐसे ही नाराज था बी एस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री से हटाने के बाद। बोम्मई के ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे थे। जगदीश शेट्टार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए हो। हालांकि बी एस येदियुरप्पा ने जब जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़ रहे थे, बी एस येदियुरप्पा ने केंद्रीय नेतृत्व को यह सलाह दी थी कि जगदीश शेट्टार तथा अन्य नेताओं के जाने से कम 20 से 30 सीटों पे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है, और उन नुकसान देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिला के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को अपने पिच पे खेलने के लिए मजबूर किया है। राष्ट्रवाद के मुद्दा को अलग रख के, हिंदू मुस्लिम के मुद्दा को अलग रख के कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पे, रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। क्या इसका असर सन 2024 में भी देखने को मिल सकता है? नहीं, यूपी से नगर निगम चुनाव की तरफ से बीजेपी का काफी समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे कई सीटें आई हैं जो बीजेपी की आई हैं। क्या इसका असर सन 2024 में दिख सकता है कि नहीं? कर्नाटक से बीजेपी हार गई और यूपी में समर्थन काफी मिला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। मैंने बताया आपको कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो गलती की, वैसे मुद्दों को चुना जो मुद्दे काऊ बेल्ट पे, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पे अप्लाई होता है। स्थानीय मुद्दों को नहीं पकड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में कर्नाटक से बीजेपी अच्छा करेगी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा संगठन है। लोगों के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के प्रति, वो भी जो है मुझे लगता है उस टाइम तक मोदी के नाम पे कुछ कम होगा। अच्छा, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इससे कुछ प्रभाव पड़ा, कर्नाटक से जीत पाए, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो मेहनत की, कर्नाटक से जो यात्रा निकाली, उसमें 70% सीटें कांग्रेस ने जीती है। जिन जिन जगहों से राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की, पदभ्रमण किया, वहाँ पे कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर पाई, और लोगों को लगा कि हमारे बीच का एक नेता, हमारे बीच का एक व्यक्ति जो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए दिल्ली से आया है। तो गांधी को कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला है। बिना भारत जोड़ो यात्रा का इतनी बड़ी जीत कांग्रेस कभी वो नहीं कर पाती, कभी अचीव नहीं कर पाती। कर्नाटक में जैसे तमाम चीजें फ्री देने के वादा किया कांग्रेस ने, तो क्या उस पर खरी उतरेगी कांग्रेस? ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य कहिए इसको कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या और भी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, जनता दल यू, राजद, ये सब लोग चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते, मुफ्त की राजनीति करते, फ्री में रेवड़ी बांटते। लेकिन चुनाव के बाद जब परिणाम आते हैं ना, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, जब डिलीवर करने की बात आती है, तब मुझे लगता है 50% भी डिलीवर नहीं कर पाते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इन सब मामलों पे संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी राजनीतिक पार्टियां ऐसे वादे करते हैं और उसको फुलफिल नहीं करती है, तो आने वाले चुनाव में उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए या कोई इस तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि राजनीतिक पार्टी घोषणा करने से पहले कम से कम ऑथेंटिक बातें करे, और इस तरीके से फ्री की, मुफ्त की रेवड़ी बांट के जनता को बहलाने फुसलाने का काम ना करे। जो वादा करे उसको डिलीवर करने का काम करे। इसके लिए जो है चुनाव आयोग को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। क्या कांग्रेस सरकार ने जो वहाँ पे बैन करने की बात की थी, जैसे बजरंग दल की बात की जाए, तो बजरंग दल की बैन करने की बात की कांग्रेस सरकार ने, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इससे भी प्रभाव पड़ा है कर्नाटक चुनाव पर? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मुसलमानों की 12% जो आबादी है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जेडीएस को जाता था, उसमें से 4 से 5% शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 43% पे गया है, और जेडीएस जो 18% पे था वो 13% पे आया है। बीजेपी का वोट बैंक हालांकि इंटैक्ट है, लेकिन इस 6% जो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है ना, वो 80 सीटों पे उसने प्रभाव डाला है, और 80 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस से इन्हीं मुद्दों पे छीने हैं। अब मुझे मालूम है कि वहाँ पे कर्नाटक में हिंदुत्व की राजनीति उतनी चलती नहीं है। मैंने आपको बताया कि लिंगायत समाज है, वोकालिका समाज है, लोग ज़्यादातर लोग शिव के उपासक हैं, अपने आप को शैव बोलते हैं। तो वहाँ पे
बजरंग बली या बजरंग दल बैन करना बहुत बड़ा मुद्दा साबित नहीं हुआ। तो वो लोग, मुझे लगता है कि बीजेपी को अपनी रणनीति पे काम करना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, और ये हार बीजेपी को आत्मनिरीक्षण करने का मौका देती है कि भैया उत्तर भारत में, और इस हार के साथ संभवतः उत्तर का दरवाजा, दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो चुका है। एक कर्नाटक ही ऐसी जगह थी जहां दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी दिवा स्वप्न देख रही थी कि कर्नाटक से जो है हम दक्षिण के द्वार में और भी राज्यों में घुसेंगे, लेकिन कर्नाटक में जो है बीजेपी के हार के बाद दक्षिण का द्वार दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता दिख रहा है। बीजेपी सन 2024 में प्रधानमंत्री के लिए कैसा संघर्ष करे कि सन 2024 में प्रधानमंत्री बन सके, जैसे कर्नाटक से हार हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, नेतृत्व भी मजबूत है, और मुझे लगता है कि एक विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा नहीं है। आप देखिए नीतीश कुमार सभी के दलों के साथ मिलकर, कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी शरद पवार के साथ, कभी शिवसेना के साथ, कभी अखिलेश के साथ मुलाकात करके एक नया समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, आप मुझे एक बात बताइए कि 40 विधानसभा सीट वाला नीतीश कुमार को क्या ममता बनर्जी, जिसकी पूर्ण बहुमत है, बंगाल में अपना नेता चुनेगी? क्या अरविंद केजरीवाल, जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 राज्यों में है, एक दिल्ली में और पंजाब में, मुझे नहीं लगता चुनने वाली है? क्या अखिलेश इतने बड़े उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए हैं, क्या 40 सीट वाले व्यक्ति को, नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे? कदापि नहीं चुनेंगे। ऊपर से कांग्रेस है, तो विपक्ष की जो खिचड़ी है, कांग्रेस के इर्द गिर्द नीतीश कुमार और कांग्रेस जो मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे लगता है उसका कोई निदान निकलने वाला है। विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा। बड़ा मुश्किल काम है विपक्ष को एकजुट करना। मतलब विपक्ष से कुछ आगाह न किया जाए, सन 2024 में प्रधानमंत्री की सरकार बन सकती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह एक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद यह सवाल उठाना है कि भैया 2024 में हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, मुझे नहीं लगता ये तर्क संगत है, न्याय संगत है। बीजेपी बाकी जगहों पे जनहित, लोकहित, लोक कल्याण एवं जन जुड़े मुद्दों पे काम कर रही है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा राष्ट्रवाद का कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ डिलीवर किया है, गरीबों के लिए बहुत सारी योजना, गरीब किसान के लिए बहुत सारी योजनाओं चलाया है उन्होंने। जैसे पीपल के साथ कनेक्टिविटी उनकी बेटर है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के साथ कनेक्ट किया है, गांव गांव तक बिजली पहुंचाई है। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इसके अलावा किसानों के लिए, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आवास दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल विकास सही चल रहा है, विकास हो रहा है, और डेवलप कंट्री भारत जो है विदेश नीति और सामाजिक नीति पे भी बढ़िया कार्य कर रहा है। विदेश में भी भारत का बहुत नाम है। मुझे लगता है कि आज आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मुस्लिम कंट्री चले जाइए, बाहर चले जाइए, आपको पता चलेगा कि भारतीय होने का जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, या भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने के बाद जो है कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा धारा 370 हटाना हुआ कश्मीर से, वो भी समस्या का समाधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जब एक समय पे ऐसा लग रहा था कि धारा 370 भारत को अपाहिज करके ही मानेगा। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण, हमने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे आराध्य श्री राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पे महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय नरेंद्र मोदी तथा वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। इसके अलावा काशी में भी बहुत बड़ा वो बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा में भी कॉरिडोर बन रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है, और आने वाले 2024 के चुनाव में विपक्ष कुछ भी कर ले, मोदी के सामने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या नाम है? रिंकू पाठक। अच्छा, कर्नाटक से बीजेपी शिकस्त खाई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्नाटक बीजेपी का नाम है, जीतना चाहिए था। उसकी हार का क्या कारण है? हार का कारण कुछ नहीं है, मगर यह है क्या है भाई, अब मजबूरी में जीत का नाम है। पार्टी दो होती है, दो में पार्टी में तो जीतना किसी ना चाहिए। हाँ, वो हमारी किस रहे कि हमेशा बीजेपी जीतती, क्योंकि मोदी योगी जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे योगी उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे चाह रहे हैं जिंदगी में कोई पिछड़े बछड़ का नहीं है, उसको भी क्या नाम है कहते हैं कि कभी भी क्या नाम है वो गरीब नहीं रहना चाहिए।
और मोदी का कहना है कि हमारा गरीब बच्चा कोई भी उत्तर प्रदेश में या उत्तर पूरे भारत में कहीं रहना नहीं चाहिए। सन 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 2024 में हम का नाम है मोदी की सरकार